हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूं आपके साथ रविंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको मानव विकास के बारे में सारे जो नोट्स थे जो उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से देख लीजिए या हमारा चैनल को खोलकर उसमें से वो वीडियो देख लीजिए। हमारा चैनल पर दोस्तों जियोग्राफी, राजनीति और हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य क्लास 12 जो है उनके जो चारों विषय हैं, इन विषयों के सभी नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में बात करेंगे आर्थिक क्रिया की। इससे पहले फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो लाइक करके बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है, यानी आप समझ सकते हैं आर्थिक यानी पैसों से संबंधित जिस भी क्रिया को करने से व्यक्ति की आय बढ़ती यानी पैसे प्राप्त होते हैं, आय की प्राप्त होती है, वही आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया में दोस्तों पहला है प्राथमिक क्रियाएं, और कॉपी लेकर बैठ जाइए दोस्तों, साथ ही साथ नोट्स जो उतारते जाइए। पहला है प्राथमिक क्रिया। ये वह क्रिया होती हैं जो प्रकृति से प्राप्त यानी प्रकृति के जो भी संसाधन प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वह ये प्राथमिक क्रिया में आते हैं। और द्वितीय क्रिया में क्या आएंगे दोस्तों, यानी द्वितीय क्रिया में जो विनिर्माण उत्पादन आएगा। यानी उत्पादन से मतलब दोस्तों जो प्राकृतिक से संसाधन जो भी प्राप्त होते हैं प्रकृति से, उसको उत्पादित कर मूल्यवान वस्तु में परिवर्तन करना, ये द्वितीय क्रिया में आएगा। और तृतीय क्रिया क्या आती है, तृतीय क्रिया में दोस्तों सेवा सेक्टर आता है। सेवाएं जैसे आपका स्टूडेंट हो और आपको आपकी जो स्कूल होती है, स्कूल में टीचरों द्वारा पढ़ाया जाता है, टीचर आपको सेवा प्रदान करते हैं, उसके बदले सरकार उनको पैसे देती है। तो ये गया सेवा तृतीय क्रियाकलाप। और चतुर्थ क्रियाएं क्या है, अनुसंधान यानी वैज्ञानिकों से संबंधित है। और अब इस वीडियो में बात करने वाला केवल और केवल प्राथमिक क्रिया की। दोस्तों, प्राथमिक क्रिया होती क्या है। प्राथमिक क्रिया दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहती हैं। तो प्राथमिक क्रिया में क्या था दोस्तों, आखेट शिकार करना, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना आदि है प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है। पहला है पशुचारण। पशुचारण में क्या था दोस्तों, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य धन पशुपालन। तो दोस्तों ये शॉर्टकट यहाँ पर नाम दे रखे हैं, इनकी जो डिटेल्स है, चलवासी पशुचारण क्या है और वाणिज्य पशुधन पालन क्या है, इनकी डिटेल्स इसमें नीचे वीडियो में दे रखा हूँ मैंने, आगे आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ पॉइंट है, आप पॉइंट भी लिख लीजिए चाहो तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। नीचे इनकी डिटेल में बात करेंगे। तो कृषि है, कृषि कितने प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। ये दोस्तों इनके सिर्फ नाम है, छोटी छोटी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बड़ी है। इनकी डिटेल्स है, जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, इनकी जो विशेषता है, डिटेल्स है, मैं आपको नीचे उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों बात करते हैं खनन की। आखेट है भोजन संग्रह। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, और भोजन संग्रहण का अर्थ है अपने भोजन खाने के लिए भोजन को इकट्ठा करना। भोजन दोस्तों विश्व के दो अलग अलग भागों में बांटा गया भोजन को। पहला है उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र, जो उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली आते हैं। और निम्न अक्षांश का जो क्षेत्र है उसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्व एशिया आदि आते हैं। दोस्तों अब है वर्तमान में भोजन संग्रहण, कि वर्तमान में भोजन का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। वर्तमान में भोजन संग्रहण दोस्तों व्यापारी हो गया है, क्योंकि इसमें फूलों और फलों आदि या किसी भी चीज़ को बेचने के लिए किया जाता है। पशुचारण या पशुपालन, पशुचारण कह दो या पशुपालन कह दो, एक ही बात है दोस्तों। पशुओं के पालन से यानी पशु का उद्देश्य पाला जाता है, किस उद्देश्य से पशु को पालते हैं। दो उद्देश्य है पशु को पालने का। पहला जीवन निर्वाह के लिए, यानी किसी भी पशु को अगर पालते हैं हम उसके लिए, हमें जैसे कि बकरी को पालते हैं, जैसे बकरी या गाय को पालते हैं, उसके लिए हमें दूध चाहिए, उससे घी पनीर है जो उनसे मिलता है, उनके लिए पालते हैं। और दूसरा है वाणिज्य व्यवसाय के लिए, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, जैसे कि जैसे कि आप भेड़ को ले लो, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है और ऊन बाजार में बहुत ही महंगी बिकती है, उनसे आय प्राप्त होती है। जैसे कि चमड़ा उद्योग होता है, चमड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है, तो चमड़े से भी आय प्राप्त होती है। इसी उद्देश्य से भी लोग पालते हैं। इसी आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, चलवासी पशुचारण और
जीव पशुचारण, ये इनकी आगे हम डिटेल से बात करेंगे। ये तो सिर्फ इनके नाम है, शॉर्टकट टॉपिक है, डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। तो पहला आ गया दोस्तों चलवासी पशुचारण। ये चलवासी पशुचारण क्या है? ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह का तरीका है। इसमें एक साथ बहुत सारे पशु को पाला जाता है। ये सभी प्राकृतिक पशु चारे पर निर्भर रहते हैं, यानी जो चारा होता है खेतों में, प्राकृतिक जो चारा होता है, फसलें होती है उनको जो खाते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। इन पशुओं की कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती। जो होता है, जो खेतों में होता है, प्राकृतिक रूप में जो आता है वही खाते हैं और वही पीते हैं। इनकी विशेष तरीके से कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पशु होते हैं जैसे कि भेड़ बकरी हो गई। और पशुपालक अपने पशु को लेकर एक जगह से दूसरी जगह चारे की खोज में घूमता रहता है। जैसे कि गर्मियों के दिनों में पहाड़ों में चला जाता है और सर्दियों के दिनों में मैदानी भाग में आ जाता है। और इस प्रकार के पशुचारण का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। हमने अपने जीवन का निर्वाह करना, यानी उन पशुओं को बेचेगा और उनसे आय जो प्राप्त जो आय होगी उनसे उनका जीवन निर्वाह हो जाएगा, जो ग्वाला होता है उनका। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पशु को पाला जाता है। वर्तमान में चलवासी पशुचारणों की संख्या घट रही है, इनकी संख्या कम हो रही है, क्योंकि अब जैसे कि बॉर्डर पर सीमा इलाका है, जो उन पर जगह जगह अब तारबंदी है, आना जाने का जो रास्ता है वो बंद है। इसलिए चलवासी पशुचारण अपने पशु को इधर उधर नहीं ले जा सकती। ऐसा राजनीतिक सीमाओं की बस्ती के निर्माण का कारण हुआ है। अब बात करते हैं वाणिज्य पशुचारण। ये क्या है दोस्तों? यानी ये पशुपालन एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। इसमें दोस्तों इसमें बहुत खर्चा आता है। इसमें केवल एक प्रकार के पशु को पाला जाता है। एक ही प्रकार के पशु को बड़े प्लेटफॉर्म में पाला जाता है। इस प्रकार के पशु को मुख्य रूप से भेड़ होती है, बकरी, गाय, बैल, घोड़े आदि को पाला जाता है। और इसमें पशुओं की विशेष रूप से देखभाल की जाती है। और बड़े फार्म जो होते हैं, बड़े बड़े खेत, उनमें बाड़ लगा कर रखा जाता है और उन खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और इस प्रकार के पशुधन में वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर पशु को पाला जाता है, यानी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के पशुपालन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी इन पशुओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और चलवासी पशुचारण का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन निर्वाह करना। उनसे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता, उनका अपना जीवन निर्वाह हो जाता है। और इसके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों खनन। खनन क्या होती है? तो उस खनन से क्या मतलब है? जो भूमि में, जो धरती में जो प्राकृतिक संसाधन तो दबे हुए हैं, उनको जो निकालने की विधि है, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। खनन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धरातली खनिज, दूसरे होते हैं भूमिगत खनिज। धरातली खनिज दोस्तों वे होते हैं जो जमीन की ऊपरी सतह पर ही हमें मिल जाते हैं, ज़्यादा उसके लिए हमें गहराई तक खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो धरातली खनिज हो जाते हैं। और उसमें ज़्यादा दोस्तों धरातली खनिज ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। और जो भूमिगत खनिज होते हैं वो ज़मीन की बहुत ही गहराई में मिलते हैं। भूमिगत खनिज को कूप की खनन भी कहते हैं और उनमें बहुत ही खर्चा आता है और ये बहुत महंगा भी है। और इसमें श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, लागत भी अधिक लगती है और इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों ये ज़मीन की बहुत ही गहराई में होते हैं। अब दोस्तों खनन को प्रभावित करने वाले कारक के खनन को कौन कौन से कारक जो खनन को प्रभावित कर सकते हैं? खनिज निक्षेपों का आकार, खनिज निक्षेप का प्रकार और स्थिति, और आर्थिक देख सकते दोस्तों आर्थिक वर्तमान उपलब्ध तकनीकी, श्रमिक, यातायात, यानी आर्थिक रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उन श्रमिकों के लिए पैसे चाहिए, यातायात के जो साधन होते हैं उनके लिए भी पैसे चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर इन सभी की डिटेल से बात करेंगे। अब तक तो हमने जो पॉइंट देखे थे, छोटे छोटे जो पॉइंट से मेन जो वो देखे थे, अब यहाँ से सभी की डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। विश्व के हर देश में अलग अलग प्रकार की स्थिति होने के कारण कृषि में भी अनेक प्रकार हैं, जैसे कि जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि निर्वाह के लिए की जाती है। इसके मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर पुराने कृषि औजारों जैसे लकड़ी का हल और खुदाई करने वाले औजारों द्वारा कृषि की जाती है। यानी जो पुराने लकड़ी के हल हैं, फावड़े हैं, इन हथियारों से जो खेती की जाती है। और ये दोस्तों यहाँ पर जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है, जो इसमें जमीन एक छोटे छोटे टुकड़े में साफ करके जमीन में अनाज उगाया जाता है। जब उस जमीन में टुकड़े की उर्वरता
यानी उस जमीन के जो टुकड़ा होता है उसकी उर्वरता जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, तो उसे छोड़कर दूसरी जगह जो लोग हैं जमीन को साफ करके वहाँ खेती की जाती है और वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाकर वहाँ खेती की जाती है। तो पेड़ पौधे जलाकर उनकी राख से भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उनको बढ़ाते हैं। इस प्रकार की खेती प्रक्रिया में पूरा परिवार काम करता है। संपूर्ण किसान का जो परिवार होता है इस आदिकालीन गहन निर्वाह कृषि में काम करता है। और इस प्रकार खेती का मुख्य उद्देश्य दोस्तों परिवार की जरूरतों को पूरा करना। ज़्यादा इसमें कोई लाभ नहीं मिलता दोस्तों, जो अपने परिवार की जरूरतें होती है न्यूनतम जो आवश्यकता होती है उनको पूरा करना होता है। और इस प्रकार की कृषि में किसी भी प्रकार उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए उत्पादन कम होता है। यानी किसी भी प्रकार का दवाई है, कीटनाशक है, यानी इनको प्रयोग किसी से कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को जलाकर जमीन की उर्वरक क्षमता जो बढ़ाई जाती है और इसी से खेती होती है और जो उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं गेंद और कृषि। गेंद और कृषि के मुख्य दो प्रकार हैं। पहली है चावल प्रधान गेंद और कृषि, दूसरी है चावल रहित गेंद और कृषि। दोस्तों चावल प्रधान गेंद और कृषि में क्या होता है कि चावल मुख्य रूप से चावल फसल, इसमें मुख्य रूप से फसल जो चावल होती है, खेतों का आकार बहुत छोटा होता है और कृषकों का संपूर्ण परिवार कार्य में लगा था। जो कृषक होता है, जो किसान होता है, उसका संपूर्ण परिवार उस खेत में काम करने के लिए लगा हुआ होता है। और यंत्रों की उपेक्षा श्रमों की अधिक आवश्यकता होती है। जो यंत्र होते हैं जो मशीनीकरण उनकी उपेक्षा जो मानव श्रम में अधिक लगता है, यानी मनुष्य की आवश्यकता अधिक पड़ती है। और गोबर का प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। गोबर जो देसी खाद होती है उनका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने में किया जाता है। और चावल रहित केंद्र और कृषि क्या दोस्तों, ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर चावल उगाना संभव नहीं, जहाँ पर चावल नहीं उग सकते वहाँ पर यह कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से ज्वार बाजरा उगाया जाता है इस कृषि में, और इसकी लगभग सभी विशेषताएं चावल प्रधान गेंद निर्वाह जैसी हैं। और दोनों में अंतर केवल ये है कि इसमें सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। और चावल प्रधान केंद्र और कृषि होती है दोस्तों, आपको पता है कि चावल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चावल वहीं उसी जमीन पर होते हैं जहाँ पर जो इलाका दलदली क्षेत्र होता है, इसमें जहाँ पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो, जिस जमीन में नमी होती है इसमें चावल होता है, तो वहाँ पर पानी की सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। और इस कृषि में सिंचाई की जरूरत पड़ती है। रोपण कृषि क्या है दोस्तों, जो एक ही जगह से दूसरी जगह रोपी जाती है, रोपण कृषि कहते हैं दोस्तों। इसमें आपके आगे चाय, कॉफी, कोको, गन्ना, अनाज, ये जो है यूरोपीय लोगों ये रोपण कृषि बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि अत्यधिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है रोपण कृषि में, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, और केवल एक फसल का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने बड़े खेतों में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की फसल नहीं बो जाती। अधिक पूंजी की आवश्यकता, यानी पैसे बहुत लगते हैं, और विशाल खेत होता है बहुत ही बड़ा, और बाजार तक पहुंच होती है। बिना बाजार पहुंचे ये खेती नहीं की जा सकती, यानी जो भी उत्पादन करेगा वो बाजार तक पहुंचने के लिए उसके लिए परिवहन होना बहुत ही आवश्यक है। अब वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, मुख्य फसल गेहूं है, पर साथ ही मक्का, जो राई बोई जाती है, और खेतों का आकार बहुत विशाल होता है, और खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक के सभी कार्य यंत्रों द्वारा यानी मशीनों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेजरी और न्यूजीलैंड के कैटरबरी मैदानों में की जाती हैं। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में पशुपालन और कृषि दोनों को की जाती है। मिश्रित कृषि में इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, यानी यह तो इन खेतों का आकार छोटा भी नहीं होता है और बड़ा भी नहीं होता है, मध्यम यानी मीडियम साइज का होता है। इसमें मिश्रित कृषि में पशु भी साथ में पाले जाते हैं, और अनाज भी बोया जाता है, और पशु के लिए चारे की फसल भी बोई जाती है। और इसमें मुख्य रूप से गेहूँ, राई, मक्का और चारे की फसल बोई जाती है। यानी जो पशुपालक है वो पशुओं के चारे की फसल बोते हैं। पशुपालन मुख्य रूप से मवेशी, भेड़, सूअर आदि पाला जाता है। पशुपालन एवं उत्पादन के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें रासायनिक खाद को यानी जो रासायनिक खाद होते हैं उनको प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि कुशल कृषकों द्वारा, यानी जो कुशल श्रमिक होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। जब विकसित भाग है यानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ये कृषि की जाती है। अब बात है दोस्तों उद्यान कृषि। उद्यान कृषि क्या है,
उद्यान कृषि में महंगी फसलों का उत्पादन किया जाता है। जो दो बहुत ही महंगी फसलें होती हैं, कीमती फसलें होती हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। ये ऐसी फसलें होती है जिनमें मांग नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। जो शहरी क्षेत्र होते हैं, शहरों में जिनकी मांग ज़्यादा होती है, उद्यान कृषि में उसी के उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए सब्जी हो गई दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सब्जी जो है बाज़ारों में सब्जी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों गाँव में इतनी खरीदारी सब्जी नहीं करता है, और शहरों में जो लोग होते हैं वो ताज़ी सब्जी और फल खाते हैं, इसलिए शहरों में इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार छोटा आता है। छोटे छोटे खेतों में ये कृषि की जाती है। पूंजी की आवश्यकता यहाँ रुपये बहुत पैसे इसमें बहुत खर्च करने पड़ते हैं, और इसमें अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का आदि का प्रयोग किया जाता है। और बाजार तक पहुँच सरल बनाने के लिए अच्छी यातायात व्यवस्था होनी चाहिए, यानी परिवहन, यानी जो मान लो एक तरह से कहे तो हम गाड़ियों की यानी साधनों की सुविधा होनी चाहिए। बिना गाड़ियों या साधनों से ये इनको बाजार तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इस कृषि में ट्रक कृषि भी कहा जाता है, यानी ट्रकों से भर के इन फसलों को, जो सब्जियां होती है, सब्जियां और फलों को बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। ये मुख्य रूप से यूरोप और यूएस के कुछ हिस्सों में की जाती है। यानी मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि हमारे एशिया में, हमारे जो भारत में और राजस्थान में हर जगह की जाती है सब्जी और फलों की खेती। तो दोस्तों देखते हैं डेयरी कृषि। डेयरी कृषि से मतलब क्या दोस्तों? कृषि एक तरह की कृषि नहीं है जो खेतों में नहीं की जाती दोस्तों। डेयरी से मतलब है किसी पशु का पालन करके उनसे दूध उत्पादन करना, यही डेयरी कृषि है। दोस्तों देखते हैं, दुधारू पशुओं के पालन पोषण की उन्नत वृद्धि को डेयरी कृषि कहा जाता है। दुधारू पशु होते हैं जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, इनको बहुत ही बड़े प्लेटफार्म में घर पर पालतू जानवरों के रूप, जो पालतू जानवर है दोस्तों, उनको बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाला जाता है, और इनकी दूध उत्पादन करके बाजारों में डेयरी के रूप में बेचा जाता है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन कर लाभ कमाना है। दोस्तों जितने भी उत्पादन होते हैं, सभी जो व्यवसाय होते हैं, जो व्यापार होते हैं, उनका सभी का उद्देश्य मुख्य रूप से लाभ कमाना होता है। अपने को हानि देकर कोई व्यापार नहीं करेगा। इसमें दुधारू पशु का पालन पोषण उन्नत विधि है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इसमें लागत भी अधिक होती है। डेयरी उत्पादों की मांग अधिक होने के कारण इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है। इस मुख्य रूप से नगरों के आसपास विकसित किए जाते हैं ताकि आसानी से ले जाया जा सके। दोस्तों जो बड़े नगर है वहाँ पर विकसित होते हैं ये जो पशु, बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जो फार्म लगते हैं, वो बाजारों में जो बाजार होते हैं जिनके पास लगते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर गांव में कोई लगा देगा तो जो दूध होगा पशुओं से उत्पादित होगा, ज़्यादा उनकी मांग गांव में न होगी तो उनका दूध जो खराब होगा, और उनसे भी उनको उत्पादन कुछ नहीं मिलेगा, पैसे कुछ नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों बाजारों में होते हैं जो शहरी इलाके होते हैं, इनमें मांग बहुत ही ज़्यादा होती है इनकी, तो शहरों के पास ये लगाए जाते हैं। डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र है: उत्तरी पश्चिम यूरोप, कनाडा, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं भूमध्य सागर कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? ये एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, और इसमें मुख्य रूप से अंगूर का उत्पादन किया जाता है। इन्हें खट्टे फलों की कृषि इसमें की जाती है। इसमें उच्च गुणवत्ता के अंगूरों से मदिरा बनाई जाती है, और निम्न गुणवत्ता के अंगूर से किशमिश और मुनक्का आदि बनाया जाता है। और शीत ऋतु में यूरोप एवं अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग यहीं से पूरी की जाती है। जो तो भूमध्य सागरीय कृषि, वहाँ से अमेरिका में फल और सब्जियों की मांग पूरी की जाती है। शीत ऋतु में यानी शरद ऋतु में सामूहिक कृषि है। दोस्तों सामूहिक कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि में संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का उतना सामूहिक, यानी आप नाम से ही समझ सकते हैं, यानी सामूहिक यानी जो सरकार की होती है, और सभी साथ मिलकर खेती करते हैं। इस प्रकार की कृषि की शुरुआत मुख्य रूप से सोवियत संघ यानी यूरोप, जो सोवियत संघ रूस, जो वहाँ से हुई थी। कोल खजो कहा जाता है। सहकारी कृषि क्या है? जब कृषकों का एक समूह कृषि में अधिक लाभ कमाने की इच्छा से एक संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है तो इसे सहकारी कृषि कहा जाता है। यानी एक संस्था के रूप में मिलकर सारे लोग संस्था के रूप में अधिक लाभ कमाने की कृषि करते हैं, तो ये सहकारी कृषि संगठन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि संगठन के रूप में कृषि करते हैं। आसान शब्दों में समझे तो जब किसानों का एक समूह एक संस्था बनाकर साथ में कृषि करता है ताकि उनका लाभ बढ़ सके, और उसे सहकारी कृषि कहते हैं। यानी बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ कृषि करते हैं।
ये सहकारी संस्था किसानों की हर प्रकार से मदद करती है। तो संस्था होती है वो किसानों की किसी भी जो जरूरतमंदों की जो चीज़ें होती हैं कृषि में जो उपयुक्त होती है, जो काम में लाई जाती है, जैसे कि कोई भी संसाधन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, या फिर कोई भी कीटनाशक दवाई वगैरह, कोई बीज है, इन सारी से किसानों की मदद करता है। उदाहरण के लिए कृषि संबंधी चीज़ों की खरीदना, उत्पादन को उच्च कीमतों पर बेचना आदि। सहकारी कृषि का मुख्य रूप से सहयोग द्वारा लाभ कमाना है। तो